कल तो हम लोग काफी व्यवस्था, एक तो सभ्यता की बात किए, फिर सभ्यता पे व्यवस्था और मतों का क्या प्रभाव पड़ा, सत्ता और व्यवस्था का भी क्या प्रभाव पड़ा, ये भी कल थोड़ी बात की है ये ना। फिर ये कैसे हावी हो गई, सत्ता और मत भी हावी हुए हैं ये सब, जिसकी वजह से भी कुछ ही हुआ है। मगर सभ्यता अपनी जगह में एक सभ्यता है, सभ्यता की भी बहुत सारी चीजें हैं ना। तो हमारे पास में सामाजिक क्रम शिक्षण को काफी बड़ा महत्व दिया गया, वो हमको अभी भी समाज में दिखाई देता है, हर जाति में, हर समाज में वो क्रम शिक्षण अपने को अभी भी बड़ा अच्छा दिखाई देता है। अभी जैसे है कि यहाँ आदिवासी लोग ही है, गोंड लोग ही है, या लंबाड़े भी है, या सब कुछ है, इनका अपने आप में काफी अच्छा क्रम शिक्षण है, सामाजिक क्रम शिक्षण है। तो ये क्रम शिक्षण कैसे पैदा किया जाता है, कैसे, इसके भी अपने पास में काफी एक पद्धतियां थी। मेटीरियल को इसके बारे में काफी देखा जाता था कि किस मेटीरियल के इस्तेमाल करने से, किस वस्तु के इस्तेमाल करने से आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, काफी इसके बारे में भी सोचा गया। समाज में कोई भी चीज लागू करने वाले तीन लोग होते हैं, एक तो वैद्य, एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक, जिनकी बातों को समाज आसानी से मानता। हमारी तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, वो देखता है कि बोलने वाला कौन है, ये वैद्य है या वैज्ञानिक है या बहुत बड़ा दार्शनिक है। ये तीन लोगों की बात को समाज आसानी से मानता है। महाभारत में जब कृष्ण, महाभारत की लड़ाई होने के बाद में एक चीज किए थे, भीष्म पितामह के पास गए, जाके भीष्म को बोलते हैं कि हे पितामह, तुम धर्मराज युधिष्ठिर को राजनीति की बात बताओ। भीष्म बोलते हैं मैं मरने लगा हूं, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, शरीर पूरा क्षीण हो गया है, अब मैं बात करने के काबिल ही नहीं हूं, तुम राजनीति की बात बताओ। बोलते हैं तुम है ना, तुम्हारे उतना तो मैं जानता भी नहीं हूं, तुम तो हो, तो तुम बता सकते हैं ना, तुम्हारे से बड़ा कोई है क्या ये सारी चीजों में, तो तुम बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता धर्मराज युधिष्ठिर को। तो बोले क्यों नहीं बता सकते भाई, तुम बताओ। तो वो एक बात बोलते कृष्ण कि युधिष्ठिर का आदर्श मैं नहीं हूं, मैं उसका रिश्तेदार हूं, और वो मेरे को बहुत बदमाश भी समझता है, मानता जरूर है मगर मेरी बदमाशियों को भी देखा है, इसलिए मैं उसका आदर्श नहीं हूं। उसका आदर्श तुम है, तुम जो भी बोलोगे वो उसके लिए पत्थर की लकीर है, कि कोई भी बात कोई भी बोलने से समाज तो नहीं मानता है, तो समाज जिसको अपना आदर्श समझता है उसके बोलने से वो मानेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बात तुम बताओ युधिष्ठिर को। तो बोले कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बताता हूं। तो भीष्म पितामह फिर बताए। तो ये जो चीज है कि हर कोई किसी की बात नहीं मानते ना, जो उसका आदर्श है या जिसको मानते हैं वो बोलते हैं मानते। तो समाज कई बार वैद्य और वैज्ञानिक को चाहिए कि समाज में कोई भी चीज लागू करने के पहले दार्शनिक से बात करे। वैद्य आरोग्य से संबंधित कोई भी चीज लागू करेगा, समाज मान लेगा, मत खाओ भाई, पालक टमाटर मत खाओ, तो सब बंद कर दिया, पहले बहुत खाते थे, सब बंद कर दिए। वैद्य आरोग्य से संबंधित कोई भी चीज लागू करता है, और वैज्ञानिक सुख से संबंधित, वैज्ञानिक का काम है सुविधा पैदा करना, है ना, उसको भी आसानी से मान लेगा लोग। मगर ये दो लोग भी जब कोई भी चीज समाज में लागू करना है तो कम से कम दार्शनिक से बात करना चाहिए,
क्योंकि दार्शनिक ये सोचता है कि समाज का मानस कैसे होना चाहिए, वो चीज ये दो भी नहीं सोचते हैं। इसी दार्शनिक सोचता है कि समाज का मानस कैसे होना चाहिए, ये चीज इस्तेमाल करने से समाज का मानस कैसे हो जाएगा, वो सामाजिक बनेगा या असामाजिक बनेगा, सामाजिक जीवन का आनंद लेगा या नहीं ले पाएगा, ये तो वो सोचता है। अब जैसे एक गांव में एक बोरिंग की है, उसमें हैंडपंप फिट हो रहा था, तो गांव की औरतें खड़े रह के बात कर रही थी, लड़कियां। गांव के बाहर हमारा कुआं है, हम वहां जाते थे, कपड़ा धोते थे, बर्तन मांजते थे, कपड़ा सूख जाए जब तक खेल लेती थी, बातें करती थी, और पानी को जाते समय सब एक दूसरे को बुलाते थे, क्या भाई पानी के लिए जाएंगे। ये बोरिंग यहाँ होने से ये सब मजा खत्म हो जाएगा, वो खेलना, वो बातचीत, वो समस्याएं के समाधान, ये सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा। एक तो यहाँ गंदा होगा, दूसरा जहाँ कुएं पे पानी लाने के लिए जाते समय एक दूसरे को बुलाते थे, यहाँ पानी लाते यहाँ से पानी ले जाने के लिए टाइम पे सोचेंगे कि किसी को पता ना चले कि मैं पानी को जा रही हूँ, मेरे को मैं पहले भर के लेके आ जाऊंगी। तो मैं खड़े रह करके सोच रहा था, ऐसा वो आधुनिक उपकरण जिसे सामाजिक जीवन का आनंद अगर खो जा रहा है तो क्यों चाहिए फिर। एक दार्शनिक ये भी देखता है कि अगर इसे सामाजिक जीवन का आनंद खो जा रहा है तो फिर उसको इस्तेमाल लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास में बहुत सोचा गया था कि क्या इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा। अभी जैसे आज प्लास्टिक का घड़ा विज्ञान की देन है, आजकल के वैज्ञानिकों की देन है। मिट्टी का भी घड़ा वैज्ञानिकों की देन ही थी एक समय की। तो अब प्लास्टिक के घड़े और मिट्टी के घड़े में क्या फर्क है? दोनों के भीतर तो पानी रहना ही है ना। मगर जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसके धोने की एक पद्धति है, उसको भरने का एक ढंग है, उसको उठाने का भी एक ढंग है, और उसको लेके चलने का भी एक ढंग है, उसको उतार के नीचे रखने का एक ढंग है, और उसमें से पानी लेने का भी एक ढंग है। वही प्लास्टिक का घड़ा है, कैसे भी धो सकते हैं, कैसे भी भर सकते हैं, और कैसे भी लेके चल सकते हैं, और कैसे भी रख सकते हैं, कैसा भी पानी ले सकते हैं। तो फिर गड़बड़ क्या है? तो मिट्टी का घड़ा आदमी को अपने आप में सतर्क और क्रम शिक्षित बनाता है कि जरा भी लापरवाही होगी तो मैं फूट जाऊंगा। वही प्लास्टिक का घड़ा आदमी के अंदर लापरवाही के लक्षण को पैदा करता है। तो एक मटेरियल बदल जाने से इतनी गड़बड़ हो जाती है। जब से प्लास्टिक की चीज इस्तेमाल करने लगे, हमारे बच्चे बहुत लापरवाह हो गए। तो हमारे पास में सोचा गया कि समाज को क्रम शिक्षित अगर करना है, तो सामाजिक क्रम शिक्षण अगर समाज में पैदा करना है, तो इस्तेमाल करने वाली चीजों से लेकर के सब कुछ सोचना पड़ेगा। पहले घर का दरवाजा बहुत छोटा रखते थे सामने का, उस पे गणेश बना करके रखते थे कि जो भी आ रहा है वो झुक के आना है, गणेश को प्रणाम करना है, उसके लिए झुकना है, झुक के आना है। झुक के इसलिए आना है कि अंदर कोई भी बैठा होगा, बड़े लोग बैठे होंगे, बुजुर्ग बैठे होंगे, उनके सामने से अकड़ करके कैसे निकलोगे? वहां तो झुक करके आना है। इसलिए दरवाजे का डिजाइन भी वो सही की है कि यहाँ से आदमी को, किसी भी आदमी को झुक के निकलना है। तो ये सब सामाजिक क्रम शिक्षण के लिए हमारे पास में सोचा गया था खूब। ऐसे ही हमारे पास में बहुत तरह तरह के खेल भी बनाए गए। तो छोटे छोटे बच्चे जो खेल खेलते थे ना, छोटे बच्चे, तो वो पूरा सामाजिक क्रम शिक्षण के लिए था। आपस में ग्रुप इकट्ठा होता, एक समूह इकट्ठा होता, या तो दो हिस्सों में हो जाते, या किसी को एक को चोर बनाया जाता। खेल खेलते थे। खेल खेलने के पहले कानून कायम होते थे कि कोई अगर बेईमानी करेगा तो उसको ये सजा होगी, वो सजा भी कायम की जाती थी। उसके बाद खेल खेलते थे। अब वो खेलते समय कोई अगर बेईमानी कर जाए तो वो आखिर में सजा भी भुगता था। ऐसे बहुत खेल है जो आपस में खेलने के खेल है बच्चों के।
उसके नियम कानून वो खुद बनाते थे, कोई और उसके नियम कानून नहीं बनाता, उसके वो खुद बनाते थे। एक नियम कानून बनाना एक बच्चा मामूली बात नहीं है ना। और वो कानून अगर कोई गड़बड़ कर गया तो वो अपनी गलती मान करके उसके लिए सजा भुगता था। जब तक वो सजा नहीं भुगता था इसको चैन नहीं आती थी, क्योंकि दूसरे दिन फिर उसमें खेलना है, इसलिए वो सजा भोगने को तैयार होता था। भले ही वो लंगड़ी घोड़ी है, भले ही जो भी है वो भोगता था। तो ऐसे हमारे पास में बहुत खेल है, छोटे छोटे ऐसे बहुत खेल है जिसमें सब मिलके खेलते हैं और वो आपस में बड़ा अच्छा प्रेम पैदा करता है वो खेल। मगर उससे जरा बड़ा हो जाने के बाद इनके जो खेल थे हमारे पास में, पूरे खेल थे एक 5-6 साल की उम्र के खेल जो होते हैं, उसमें गोली खेलना, इंगोर छाप 3-4-5-6 ठिकरी लगा दिए, उस पर निशाना साधना है। उसको जितने खेल थे सब निशाना साधने के थे। बाण चलाना, बाण को लेकर के बहुत खेल है। अभी भी इस इलाके में आदिवासी लोग बहुत खेलते हैं, बाण को छोटे छोटे बाण बना करके, धनुष बना करके उससे खेलते हैं। तो वो क्या था कि लक्ष्य और एकाग्रता, तुमको लक्ष्य दिखना है और उस पर तुम एकाग्र चित्त होकर के उसको भेदन करना है। तो लक्ष्य और एकाग्रता बहुत जरूरी थी। जब वो पढ़ने वाला हो जाता थोड़ा बहुत तो उसको लक्ष्य दिखाई देना है और उस पर एकाग्र चित्त होना है। जब 100 गोलियां पड़ी हुई है और उसमें एक गोली पे निशाना साधना है तो बड़े ध्यान से उसको देख करके उस पर निशाना साधता था। तो लक्ष्य और एकाग्रता के लिए ये खेल थे हमारे पास में, जिसमें आदमी को लक्ष्य भी दिखना है और उस पर एकाग्र चित्त होना है। वो लक्ष्य